नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ये मेरी माँ है। ट्रेन जितनी रफ्तार से चली जा रही थी उतनी ही रफ्तार से पवन के दिमाग में विचारों का कौतूहल हो रहा था। न जाने माँ कैसी होगी, कहाँ होगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। ऐसे अनेक विचार पवन के दिल और दिमाग में हलचल पैदा कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन प्रयागराज पहुंची, पवन ने जल्दी से वहां से टैक्सी की और संगम घाट पर पहुंचा। वहां भीड़ को चीरता हुआ वो सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और वहां पर अपनी माँ के बारे में पूछताछ करने लगा। इधर प्रेमा देवी, जो 10 दिनों से यही सोच रही थी कि मैं इतने दूर अपने घर कैसे जाऊंगी, मैं तो अकेली कहीं आई गई नहीं। वह कभी रोने लगती तो कभी पुलिस वालों से पूछती कि मेरे बारे में किसी ने कुछ पूछा या बहू मिली। प्रेमा देवी 10 दिन से यहाँ वहाँ भटक कर थक चुकी थी। बहू ने जो थोड़े बहुत पैसे दिए थे, अब वो भी खत्म हो चुके थे। वो कभी पुलिस चौकी तो कभी डेरे पर बस ऐसे ही चक्कर काट रही थी। आज फिर से चौकी में बैठी अपनी बहू के बारे में उन्होंने पूछा, लेकिन पुलिस वालों के पास भी उनकी बहू की कोई खबर नहीं थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी लिए चौकी के बाहर बैठी थी कि धुंधलाई आंखों से दूर से उन्हें 2 शख्स नजर आते हैं जो उनकी ही तरफ आ रहे थे। प्रेमा देवी को लगा जैसे उनका पवन आ रहा है। फिर एकाएक वो सोचने लगी कि पवन यहाँ कहाँ से आएगा, वो तो विदेश में है। और वो अपने दोनों पाँव को समेट अपना चेहरा नीचे कर लेती हैं कि तभी उन्हें माँ शब्द सुनाई पड़ता है। वो जैसे ही सामने देखती हैं तो सामने उनका बेटा पवन था। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकलती है। कंपकंपाते हाथों से पवन का चेहरा छूने लगी और बोली, तू पवन ही है ना? और प्रेमा देवी पवन को गले लगा फूट फूट कर रोने लगी। मैले कुचले कपड़ों में अपनी माँ को देख पवन का दिल करुणा से भर आया। हाँ माँ, मैं तेरा पवन ही हूँ, कहकर पवन का गला रुन सा गया। माँ, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। तभी प्रेमा देवी कंपकंपाती आवाज़ में बोली, बेटा तू तो विदेश में था, फिर यहाँ कैसे? और कब आया तू? बेटा बहू कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरा सारा सामान भी उसके ही पास था। 10 दिन से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसकी कोई खबर ही नहीं मिल रही है। ना जाने कहाँ किस हालत में होगी मेरी बहू। प्रेमा देवी कहते कहते हाँफने लगी। माँ, रंजना बिल्कुल ठीक है और घर में है। मुझे रंजना ने फ़ोन पर बताया कि तुम कुंभ में खो गई हो। उसने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन जब उसे तुम नहीं मिली तो वो वापस चली गई। लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैं सीधे यहीं आ गया। बहू वापस चली भी गई और मैं यहाँ पागलों की तरह उसको ढूंढ रही थी। प्रेमा देवी मन में सोच ही रही थी कि तभी पवन कहता है, अच्छा चलो माँ, पहले कुछ खा लो, फिर बात करेंगे। पवन ने अपनी माँ को टैक्सी में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में ले गया। वहाँ उसने अपनी माँ को भरपेट खाना खिलाया और उनको नहला धुलाकर आराम करने को कहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब प्रेमा देवी थोड़ी संयत हुई तो पवन ने उनसे पूछा, माँ आखिर हुआ क्या था और मैंने
तुमसे कहा था ना कि मैं छुट्टी लेकर आऊँगा, तब चलेंगे कुंभ। फिर ऐसी क्या आफत आ गई थी? अब शुरू से मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या था? बेटा, मेरी तो तबीयत भी ठीक न थी। फिर एक दिन बहू मेरे पास आई और कहने लगी, माँ जी, कुंभ नहाने चलोगी? काफ़ी दिन से कह रही हो कि आपकी महाकुंभ में जाने की बहुत इच्छा है। चलो, आपको गंगा नहलाकर आते हैं। मेरी माँ और भाई भी जा रहे हैं। बच्चे मामी के साथ रह लेंगे। हम सब साथ ही चलते हैं। कल ही ट्रेन की टिकट भी करवा देती हूँ मैं। ये सुनकर मैं तो चहक उठी। तू सच कह रही है बहू? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो माँ जी। अब जाने की तैयारी कर लो। जो जो सामान चाहिए बता देना। अगले हफ्ते तक की टिकट बनेगी, इसलिए अपनी तैयारी कर लो, कहकर बहू रंजना किचन में चली गई। अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं कि घूम आइए। महाकुंभ में स्नान करना सबके नसीब में नहीं होता है। रंजना चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, बहू, क्या तुम मुझे संभाल पाओगी? मैंने अपना संशय सामने रखा तो रंजना हंस पड़ी। माँ जी, आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं है। जैसे आपके बेटे आपका ध्यान रखते हैं, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगी। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। खूब मेला घुमाऊंगी आपको। रंजना की बात पर मैं प्रसन्न हो गई। मेरी तो चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। कुंभ स्नान कर मोक्ष पाने की कामना तो मैं कब से कर रही थी। कई बार तुझसे भी कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान करना चाहती हूँ। कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। लेकिन वक्त खिसकता रहा और बात टलती रही। तुझे छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी। अब जब बहू अपने आप कह रही थी तो मेरा मन प्रसन्नता से नाचने लगा। सोचा, बहू की माँ और भाई भी जा रहे हैं। बस सबके साथ हंसी खुशी सफ़र भी कट जाएगा। एक रात और एक दिन का सफ़र तय कर हम लोग इलाहाबाद पहुँचे। मेरा तो सफ़र में ही बुरा हाल हो गया था। ट्रेन के धड़-धड़ के शोर और सीटी ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया और बहू मेरा पूरा ख्याल रख रही थी। जब भी मुझे टॉयलेट जाना होता तो मेरा हाथ थामे वह बार बार टॉयलेट ले जा रही थी। कभी ट्रेन खिसकने लगती तो मेरे पाँव डगमगाने लगते, लेकिन मैं रंजना का हाथ थामे गिरती पड़ती सीट तक पहुंचती। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है माँ जी, आपको बहुत संभल के रहना है अभी। बहू बोलती तो मैं उसे समझाती, संभाल रही हूँ बेटा, पर इस बुढ़ापे में हाथ पांव झूलर बने रहते हैं, पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसका इलाज मुझ पर नहीं है। मैं बेबस होकर बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। बहू मेरी बेबसी को अच्छी तरह से समझ रही थी। खैर, सोते जागते हमारा सफ़र पूरा हुआ। गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ देखकर मैं तो हैरान रह गई। बहू ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया और एक हाथ से मेरा हाथ पकड़कर हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए। हमने वहाँ से ऑटो रिक्शा किया और मेला क्षेत्र शुरू होते ही उसने हमें उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम गंगा घाट तक पहुँचे। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से
एक डेरे में थोड़ा सा स्थान मिला। बहू की माँ और मैंने वहीं चादर बिछाई और अपना सामान वहीं पर जमाया और नहाने चल दिए। मैंने तो अब तक के जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकरों का शोर हो रहा था तो कहीं भजन गाती टोलियां गाती जा रही थीं। कहीं साधु संतों के प्रवचन हो रहे थे तो कहीं रामायण पाठ। खिलौने वाले, झूले वाले, पूरी कचौरी, चाट व मिठाई की दुकानें, कहीं धार्मिक किताबों की दुकानें सजी थीं, कहीं तस्वीरों की प्रदर्शनी लगी थी। हर जाति धर्म के लोगों को देख देख कर मैं तो चकित थी। लगता था किसी दूसरे लोक में आ गई हूँ। मुझे सब सपने जैसा लग रहा था। मैंने बहू के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। भीड़ में रास्ता बनाती बहू मुझे गंगा किनारे तक ले आई। यहाँ भी खूब भीड़ और धक्कम धक्का था। बहू ने हाथ पकड़कर मुझे और अपनी माँ को स्नान कराया, फिर स्वयं भी स्नान किया। मैंने फूल बतासे गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पली साध पूरी जो हुई थी मेरी। आँखों में आंसू निकल पड़े। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गंगे मैया, रंजना जैसी बहू हर सास को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। रंजना ने हमें खूब मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया भी। जब मैं थक गई थी तो मैंने बहू से बोला कि बस बहू, अब नहीं चला जाता। तो बहू हमें डेरे पर ले आई। फिर बहू बोली, माँ जी तुम आराम करो, हम सब जरा घूम कर आते हैं। थोड़े रुपए अपने पास रख लो, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो मेरे पास। फिर 5-10 रुपए है मेरे पास। मैंने बहू को मना किया, लेकिन बहू ने थोड़े पैसे मुझे पकड़ाते हुए बोली, वक्त बेवक्त काम आएंगे माँ जी। कभी कुछ लेने का मन हो या कुछ खाने का मन हो तो ले लेना। बहू के समझाने पर मैंने पैसे ले लिए। बहू चली गई और मैंने थैला सिर के नीचे रखा और बिछी चादर पर लेट गई। मेरा मन आहदित था। बहू ने मेरा खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे मेरी आंखें झपक गई। जब खुली तो देखा कि सूरज ढलने को जा रहा था और बहू अभी लौटी नहीं थी। मुझे बहू की चिंता होने लगी। अनजान जगह, अजनबी लोग बहू के बारे में पूछती भी तो किससे। मुझे बहू और बहू के माँ और भाई सभी की चिंता होने लगी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मैंने देखा कि कुछ आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भागे जा रहा था। मैं कुछ समझ पाती कि तभी वहाँ चीख पुकार मच गई। पता लगा कि संगम घाट पर भगदड़ मच गई है और काफ़ी लोग भगदड़ में गिरने के कारण कुचल कर मर गए हैं। सुनकर मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा कि कहीं मेरी बहू भी तो, क्या इसी कारण वह अभी तक नहीं आई है। सोच सोच कर मेरी सांसें अटक रही थीं। तभी मैंने एक यात्री के पास जाकर पूछा, बेटा यह सब कैसे हुआ और कब हुआ? तो उस यात्री ने बताया कि बढ़ती भीड़ के दबाव के कारण संगम के रास्ते में लगी बैरिकेडिंग टूट गई। इसे अचानक मेले में भगदड़ मच गई। जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां से हटाया जा रहा है। आपका भी कोई है क्या अम्मा? मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसे बताया कि बेटा मेरी बहू
और उसकी माँ भाई 2 बजे घूमने निकले थे और अभी तक नहीं लौटे हैं। उनका कोई फ़ोटो है माँ जी? यात्री ने पूछा। फ़ोटो तो नहीं है, अब क्या करती? मैं डर और घबराहट से रोने लगी। माँ जी, आप रो मत। देखो, सामने पुलिस चौकी है, आप वहाँ जाकर पता करो। उस यात्री ने मुझे सुझाव दिया। मैं पुलिस चौकी पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। पुलिस ने लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंस भी कराया, लेकिन बहू का कुछ अता पता नहीं चला। फिर एक सहृदय सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुझे वहां ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। 1-2 अस्थायी बने अस्पतालों में भी ले गया जहां जख्मी पड़े लोग करहा रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे थे, लेकिन उन लोगों का कुछ अता पता नहीं था। तभी मुझे ध्यान आया कि कहीं वे लोग डेरे पर लौट ना आए हों और मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों और मुझे डेरे पर ना पाकर वह भी मेरी तरह तलाश कर रहे हों। मैं वापस डेरे में चली गई। मेरी वो रात कभी डेरे में तो कभी पुलिस चौकी में कटी। अगली सुबह पुलिस वालों ने कहा, माँ जी, आप डेरे पर जाकर आराम करो। आपकी बहू यहाँ पूछने आएगी तो हम उन्हें आपके पास भेज देंगे। मेरे मन में तो अनेकों सवाल आ रहे थे कि इस कुंभ नगरी में मैं कहाँ ढूंढूं? यहाँ मेरा अपना है कौन? यदि बहू न लौटी तो अकेली घर कैसे लौटूंगी? अपने बेटे का सामना कैसे करूंगी मैं? खुद को ही कोसने लगी थी मैं। व्यर्थ ही कुंभ नहाने की जिद कर बैठी। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। कभी मन में ख्याल आ रहा था कि कोई बहू को बहला फुसला कर तो नहीं ले गया, या किसी ने कुछ सूंघा कर बेहोश ही कर दिया हो और सारे पैसे व कंगन अंगूठी छीन ली हो। मन में उठने वाली शंका कुशंकाओं का अंत ही न था। देखते ही देखते 10 दिन निकल गए। तब से लेकर आज तक डेरे से पुलिस चौकी और पुलिस चौकी से डेरे तक के चक्कर काट रही हूँ। पुलिस वालों ने घर में किसी का नंबर भी मांगा, लेकिन मैंने अपने दिमाग पर लाख जोड़ दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद नहीं आया। दुख और परेशानी के चलते दिमाग में सभी गडमडग हो गया था। प्रेमा देवी बेटे को सारी बातें बता रही थी और उनके आंखों से आंसुओं की धारा भी बह रही थी। बेटा पवन भी माँ के बताई सच्चाई को जानकर हैरान था और सोच रहा था कि कैसे माँ ने ये सब अकेले झेला होगा। पवन माँ से कहता है, माँ, रंजना बिल्कुल ठीक है। उसने भी आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब आप नहीं मिली तो वो वापस घर लौट गई। चलो कोई बात नहीं माँ, अब हम भी घर चलते हैं। अगले दिन पवन माँ को लेकर घर की ओर रवाना हो जाता है। पवन माँ के मिलने से बहुत खुश था। जब दोनों माँ बेटे अपने घर पहुँचते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि घर में खूब चहल पहल हो रखी है। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो दोनों को लगा कि वह गलत जगह आ गए हैं। तभी पोती खुशी की नज़र उन पर पड़ी और वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाई, मम्मी, दादी माँ लौट आई हैं और पापा भी आ गए हैं। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया, अम्मा आ गई, प्रेमा देवी आ गई।
बहू रंजना भी दौड़कर आ गई और सासू माँ से लिपट कर बोली, तुम कहाँ चली गई थी माँ जी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और आप कब आए विदेश से? आपने अपने आने की भी कोई खबर नहीं दी थी। हाय, हमने सोचा था कि माँ जी नहीं रही। यही न बहू, प्रेमा देवी के जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए, इसलिए आज अपनी सास की तेरहवीं कर रही हो। बहू, मुझे छोड़कर तुम यहाँ चली आई। मैं तो पगला गई थी, घाट घाट तुझे ढूंढती रही, वहाँ पुलिस चौकी के चक्कर काटती रही, और यहाँ तू मेरी ही तेरहवीं कर रही है। सासू माँ और बहू दोनों की निगाहें टकराई और रंजना की निगाहें नीचे झुक गई। अब यह दावत मेरी सासू माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। खुशी से नाचने लगी रंजना। औरतों में कानाफूसी होने लगी, लेकिन फिर भी सब रंजना और पवन को बधाई देने लगे। वे सभी रिश्तेदार जो प्रेमा देवी की गमी में शामिल होने आए थे, प्रेमा देवी के पांव छूने लगे। कोई बाजे वालों को बुला लाया, बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। ऐसे माहौल को देखकर प्रेमा देवी सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पी कर विदा हो गए। घर में बहू की माँ और भाई बस यही रुके थे। अब रात को थक कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। प्रेमा देवी को भी आज काफ़ी दिन बाद निश्चिंतता की नींद आई। पवन भी माँ को घर वापस लाकर बहुत खुश था। कुछ देर पत्नी के साथ बातचीत कर वो भी सो गया। रात करीब 2 बजे पवन की अचानक नींद खुली। उसका गला सूख रहा था। वो पानी पीने उठा। उसने देखा सासू माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। बातों के बीच में रंजना और उसकी माँ की आवाज़ पवन को सुनाई दी। वह सटकर उनके कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगा। रंजना की माँ कह रही थी, बेटा रंजना, तूने तो बुढ़िया को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन दामाद जी तो फिर से अपनी माँ को ले आए। अब क्या करेंगे हम लोग? वही तो माँ, पता नहीं ये बुढ़िया क्या खाकर पैदा हुई है। इसको मैंने कुंभ में मरने के लिए भी छोड़ा, लेकिन ये वहाँ से भी बच आई। मैंने सोचा था भूखी प्यासी वहीं तड़प कर मर जाएगी, लेकिन ये तो वापस आ गई मेरी छाती पर मूंग दलने। और बेटा तो श्रवण कुमार है, खुद तो विदेश में रहते हैं और अपनी माँ को मेरे भरोसे छोड़ रखा है। क्या करूँ इन माँ बेटे का? सोचा था जब तक ये भारत वापस आएंगे तब तक कुछ सोच लूँगी, लेकिन यहाँ तो। रंजना अपनी माँ और भाई से अपना दुख हल्का कर रही थी। पत्नी की बातें सुनकर पवन के पैरों तले जमीन कांपने लगी। सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे सजीव हो उठा। इन 10 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र माँ घूम ली। उन्होंने बहू के नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला रंजना ने मुझसे और मेरी बूढ़ी माँ से। तभी पवन दरवाज़ा खोलते हुए अंदर जाता है। सामने अपने पति पवन को देखकर रंजना की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। रंजना के इस बेशर्मी भरे व्यवहार को देखकर पवन का खून खौल उठा
और उसने खींचकर एक तमाचा अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिया। रंजना की माँ और भाई ने रातों रात अपना बिस्तर बंद किया और घर से निकल गए। तमाचा इतना जोर का था कि रंजना का सर घूमने लगा। फिर थोड़ा संभल कर कांपते स्वर में बोली, आप सोए नहीं अभी तक? आज तक सोया ही तो था, लेकिन आज मैं जाग गया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को अकेला कुंभ मेले में छोड़ने की? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने नीचे तक गिर जाओगी। ऐसा विश्वासघात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। और तो और तुम मेरी माँ की तेरवी भी करने लगी थी। मेरी माँ से मुक्त होने के लिए ही तुम मेरी माँ को प्रयागराज लेकर गई थी। मेरी माँ इतनी बोझ बन गई है तुम पर कि मेरी माँ को जीते जी मारना चाहती हो। अरे माँ को ये पता चलेगा कि तुमने जानबूझकर उन्हें कुंभ में छोड़ आई थी तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है और तुम हो कि उन्हें मारने का सोच रही थी। लेकिन बस अब और नहीं, अभी उनका बेटा जिंदा है। मेरे रहते हुए मैं उन पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। पवन का गुस्सा देख रंजना आत्मग्लानि से भर उठी और पवन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। लेकिन रंजना के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद पवन ने रंजना को माफ़ नहीं किया और अपनी माँ और बच्चों को लेकर विदेश चला गया। बच गई रंजना और उसका अकेलापन। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।